नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है। कहीं कहीं पे बोनी कंप्लीट हो गई है। अगेती बोनी की अगर हम लोग बात करें, और जो पछेती बोनी है वो 15 से 20 नवंबर के बीच में कहीं कहीं पे अभी स्टार्ट हुई है। क्योंकि इस साल क्या है, पानी की वजह से बहुत जगह बोनी लेट हुई है। आगाती बोनी में जो गेहूं है वो लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में पहुंच गया है। और कहीं कहीं पे दूसरे पानी को निकालने के लिए किसान भाई तैयार बैठे हैं, और कहीं कहीं पे दूसरा पानी चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो गेहूं की फसल है उसमें अधिक से अधिक पैदावार के लिए कौन से जो खाद हैं, दवाई वगैरह हैं या फंगीसाइड वगैरह है, उनका किस प्रकार से हमको जो है प्रबंधन करना है, जिससे जो गेहूं की फसल है उसका हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और उनको फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है खेती किसानी और मशीनरी, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे खेती किसानी से जुड़ी जो भी आपके लिए जानकारी है वो आपको मिलती रहे, और आपकी जो फसल है उसकी उपज भी अच्छे से निकल कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गेहूं की फसल की। तो किसान भाई के लिए जो गेहूं की फसल है वो एक तरह से कह सकते हैं कि लाभ का धंधा है। इसमें खर्च भी कम होता है, और व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग इसकी खेती करते हैं तो ये हमको अधिक से अधिक मुनाफा कमा कर देती है। गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि समय से अगर हम लोग खाद का प्रबंधन करते हैं, दवाइयों का प्रबंधन करते हैं या खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तो हमको गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और उर्वरकों की मात्रा हमको हमेशा संतुलित रखनी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। क्योंकि हम लोग अगर अधिक मात्रा में जो रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीन पर भी असर होगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो फसल है उस पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो फसल को जितनी आवश्यकता है आप उसी हिसाब से जो उर्वरक है या दवाइयाँ हैं उसका उपयोग करें। तो चलिए जानते हैं कौन सी जो रासायनिक दवाइयाँ हैं या जो खाद है उनको हम लोग गेहूं की फसल में हमको उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब गेहूं की फसल में हम लोग दूसरा पानी लगाते हैं और गेहूं की फसल अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि जो प्राथमिक अवस्था है जिसमें जब फुटाव होता है, 2 से 3 पत्ती का गेहूं होता है, उस समय हमको कौन से खादों का उपयोग करना है जिससे जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो, उसमें फफूंद ना लगे, पौधा बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो बीघे के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह पे बीघे चलता है। तो सबसे पहले जो खाद है आपका यूरिया 1 बीघे के हिसाब से आप 30 किलो बीघे के हिसाब से ले सकते हैं। कहीं कहीं पे किसान 1 बोरी भी लेते हैं, जिसमें आजकल सोसाइटी से 40 से 45 किलो का बैग आता है। तो 1 बीघे में आपको पूरा 1 बैग नहीं लेना है। कोशिश ये करें कि जो गेहूं की फसल है उसमें आप 2 बार यूरिया उड़ाएं। इससे होगा क्या कि जो वनस्पति ग्रोथ है उसमें थोड़ा आप कम मात्रा में यूरिया दोगे तो फसल पर जो प्रभाव है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और व्यवस्थित तरीके से जो यूरिया है वो आप जैसे 30 किलो बीघा अगर डालोगे तो पौधा क्या है कम मात्रा में भी आपका गेहूं अच्छी पैदावार कर लेगा। और जब आपकी फसल है कम से कम महीने भर या 45 दिन की अवस्था में पहुंच जाए, जब कल्ले वगैरह निकलने लगे या फुटाव देखने को मिले, उस समय भी आप यूरिया ले सकते हैं। तो 30 किलो बीघे आपको यूरिया की मात्रा रखनी है, जिससे वनस्पति ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में हरापन आएगा।
दूसरा जो खाद है वो है आपका पोटाश। पोटाश की जो मात्रा है आपको 5 किलो बीघे के हिसाब से रखनी है। पोटाश आपके जो गेहूं की फसल है उसमें जो पौधे की जड़ों का विकास है, और जैसे बाय चांस अगर किसान है पानी की थोड़ी सी उपलब्धता कम रहती है तो सूखे की अगर समस्या आती है और समय से पौधे को पानी नहीं मिल पाता, तो पोटाश जो है उसकी जो पानी की पूर्ति है वो ज़मीन से करता है और उसको जो सूखे में बढ़वार की उसकी सहनशीलता है उसको बढ़ाने का काम करता है, जड़ों को फैलाने का काम भी करता है, और पौधे का जो विकास है वो व्यवस्थित तरीके से पोटाश करने का काम करता है। तो 5 किलो आपको पोटाश की मात्रा रखनी है। 30 किलो बीघे के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा आप जैसे अभी कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है, बारिश के पहले जिन लोगों ने गेहूं की बोनी की है उसमें फंगस का अटैक भी देखने को मिला है जिससे पत्तियां मुरझा रही है। तो आप सल्फ़र 5 किलो बीघे के हिसाब से ले सकते हैं, और जहाँ पे बारिश के बाद की बोनी है वहाँ पे आप सल्फ़र आप लोगे तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लेते हैं तो भी ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सूखे में बोनी की है बारिश के बाद में तो सल्फ़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, 5 किलो बीघे के हिसाब से आप सल्फ़र भी डाल सकते हैं, जिससे जो पौधे में ज़मीन में नमी है उससे फफूंद से लड़ने में उसको मदद मिलेगी। तो 5 किलो आपका सल्फ़र हो गया, 5 किलो आपका पोटाश हो गया, 30 किलो बीघे के हिसाब से आपका यूरिया हो गया। इसके अलावा वनस्पति ग्रोथ के लिए आप माइक्रोराइज़ा ले सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये एक जीवित फंगस है जो पौधे को शुरू से लगा के आखिरी तक जब वो परिपक्व हो जाता है वहाँ तक पौधे की वृद्धि के पौधे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, माइक्रोराइज़ा का उपयोग आपको किसी भी रासायनिक खाद के साथ में नहीं करना है, क्योंकि ये एक जीवित फंगस है और जैविक फंगस है। तो ये क्या है, रासायनिक खादों के साथ में अगर आप मिलाते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोशिश ये करें कि इसको या तो मिट्टी अगर आपके पास में भुरभुरी उपलब्ध है तो उसके साथ में आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप बालू रेती ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं जिससे इसको मिलाकर फेंकने में आपको आसानी हो। कोशिश ये करें कि रासायनिक खादों के साथ में ना मिलाएं। और इसके अलावा समय समय पर आप पानी निकालते रहें 10 से 15 दिन के अंतराल में। तो ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।